आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का एक ही मिशन है, राज्य की सत्ता में वापसी करना। पिछले चुनाव में वो वाईएसआरसीपी के चीफ और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से हार गए थे। जहां एक तरफ विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के विपक्षी नेता 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए बैठक कर रहे हैं, वहीं 2019 में बीजेपी का विरोध करने वाले राष्ट्रीय दलों के धड़े को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चंद्रबाबू नायडू काफी हद तक चुप हैं। ये भी है कि राजनीतिक हलकों में अटकलें हैं कि नायडू उसी बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं जिसका साथ उन्होंने 2019 में राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले छोड़ दिया था। लेकिन इस अनुभवी राजनीतिक नेता के करीबी सूत्रों ने द क्विंट को बताया कि नायडू कोई भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं। वे राष्ट्रीय राजनीति में तभी तक रहेंगे जब तक उन्हें आंध्र प्रदेश की बागडोर वापस नहीं मिल जाती। इसके अलावा अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए नायडू बीजेपी की कुछ महंगी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं, वो भी तब कि जब वह कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का पक्ष भी नहीं ले रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। नायडू के एक करीबी सूत्र ने द क्विंट को बताया कि अभी राष्ट्रीय राजनीति में उनकी रुचि की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ऐसे किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकते हैं जो आंध्र प्रदेश के हितों की रक्षा करता है। वर्तमान में अभी आंध्र प्रदेश को निवेश, राज्य पूंजी विकास और लंबे समय से लटकी हुई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जरूरत है, जो विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ लाभ प्रदान करती है। चंद्रबाबू नायडू की तरह ही आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी भी राज्य की वित्तीय कमियों को सुधारने में सक्षम नहीं रहे। बजट विशेषज्ञों के अनुसार 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा 3.8% और 2023-24 के लिए राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5% रहेगा। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए भी अपने विकल्प खुले रखे हैं। माना जाता है कि उनकी बहन वाईएस शर्मिला तेलंगाना में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य इकाई में शामिल होने के लिए तेलंगाना कांग्रेस और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत कर रही हैं। हालांकि नायडू ने कम से कम सार्वजनिक रूप से किसी भी पक्ष के साथ डील करने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया है। टीडीपी के एक सूत्र ने कहा कि हम बीजेपी की कुछ नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि विपक्षी खेमे में भी भरोसा करने लायक कुछ है। टीडीपी आंध्र प्रदेश में राज्य की विजया डेयरी की कीमत पर अमूल को लाने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है। सूत्रों ने कहा कि अमूल की एंट्री का विरोध करने से हमें बीजेपी से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि टीडीपी तब भी बीजेपी के समर्थन में बनी रही जब कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इस साल मई में नए संसद भवन के भव्य उद्घाटन का विरोध किया। नायडू ने इस समारोह में अपनी पार्टी के नेताओं के शामिल होने पर भी अपना समर्थन और गर्व व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। पार्टी समान नागरिक संहिता पर भी काफी हद तक चुप रही, जिसे बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है। इसके अलावा वाई सुजाना चौधरी जैसे नायडू के कई भरोसेमंद 2019 में पार्टी की हार का सामना करने के बाद बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी से अलग हो गए थे, जिससे भगवा पार्टी के साथ उनका संबंध मजबूत तो नहीं लेकिन जिंदा जरूर हो गया। ऐसी अटकलें हैं कि चौधरी और बीजेपी में शामिल हुए अन्य टीडीपी विधायक अभी भी नायडू के करीबी हैं। अब सवाल है कि क्या नायडू 2024 विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं और लोकसभा चुनाव में भी छाप छोड़ सकते हैं। टीडीपी नेताओं के अनुसार आंध्र प्रदेश में टीडीपी को वाईएसआरसीपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर राहत दे सकती है, लेकिन अभी तक यह साकार होती नहीं दिख रही है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी का अभी भी राज्य में दबदबा है और उन्हें जमीनी समर्थन प्राप्त है, जो उन्हें 2019 के विधानसभा चुनावों से पहले मिला था। राज्य के खराब वित्तीय प्रदर्शन और मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की राजधानी को अमरावती से विशाखापट्टनम ट्रांसफर करने के खिलाफ अमरावती में विरोध प्रदर्शन से नायडू को ज्यादा मदद नहीं मिली है। टीडीपी भी नेतृत्व संकट से जूझ रही है। 70 साल के नायडू के अलावा पार्टी के पास कोई मजबूत नेता नहीं है। नायडू के बेटे नारा लोकेश अभी भी पार्टी के भावी नेता के तौर पर नहीं उभरे हैं। टीडीपी का खजाना संभालने वाले नेताओं समेत कई नेताओं के बीजेपी में चले जाने से भी पार्टी पर असर पड़ा है, लेकिन जो बात नायडू के पक्ष में काम कर रही है वह उनका लोकप्रिय समर्थन है, जो हाल ही में उन्हें मिला है, खासकर उनके रोड शो के दौरान, जिसमें राज्य भर में हजारों लोग शामिल हुए थे। टीडीपी नेताओं को मिल रहे समर्थन के कारण वाईएसआरसीपी सरकार को भगदड़ रोकने की आड़ में रोड शो पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। ये जमीनी उपस्थिति वोटों में तब्दील हो पाएगी या नहीं, यह अभी देखा जाना बाकी है। लेकिन इसने यह जरूर बता दिया है कि चंद्रबाबू नायडू अभी खत्म होने से बहुत दूर हैं। अब सवाल है कि क्या अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण
बीजेपी के साथ समझौता करने में टीडीपी की मदद करेंगे। दरअसल बीजेपी के साथ गठबंधन से टीडीपी को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस का सफाया हो गया है। ऐसे में बीजेपी कैडर और उनकी जमीनी पहुंच 2019 में टीडीपी की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। इसके अलावा टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी दग्गुबाती पुरंदेश्वरी अब आंध्र प्रदेश में बीजेपी की कमान संभाल रही हैं। हालांकि टीडीपी के साथ गठबंधन से बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं होगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अपनी राज्य इकाई से सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि उसने एक अलग राजनीतिक संगठन के बजाय टीडीपी की एक शाखा के रूप में काम किया। यदि दोबारा गठबंधन होता है तो बहुत कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए सवाल ये है कि क्या बीजेपी, जिसने 2019 में टीडीपी को खारिज कर दिया था, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन करने को तैयार होगी।